नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 10 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि करंट अफेयर की क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखें तो उसमें जो है करंट अफेयर के हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए कोशिश क्या करिए, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जो आपको क्लासेस चलती हैं उनको फॉलो करिए। और ना सिर्फ करंट अफेयर की क्लासेस को फॉलो करिए, बल्कि देखा जाए डिकोड एग्जाम का जो ग्रुप है उस पर देखिए टेस्ट भी दिया जाता है करंट अफेयर का। तो कोशिश करिए उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट दीजिए। इससे आपकी ना सिर्फ रिवीजन होगा, प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है। तो राइनो टास्क फोर्स किस राज्य के में गठित किया गया है दोस्तों गैंडों के संरक्षण के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बिहार में। ठीक है, तो बिहार में राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उद्देश्य क्या है? ठीक है, गैंडों के संरक्षण करना। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद देखा जाए, वहाँ पे देखिए बाघों की भी संख्या काफी ज्यादा वृद्धि की। उसके बाद सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, जो राज्य में गैंडे हैं उनकी भी संख्या में वृद्धि करना। और इसके लिए क्या किया गया है, एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। उद्देश्य क्या है दोस्तों? गैंडों के संरक्षण करना, और ना सिर्फ संरक्षण करना बल्कि उनकी संख्या में वृद्धि करना। ठीक है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन जीव वार्डन पीके गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण जिले में जो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है उसमें केवल एक गैंडा, और जो पटना चिड़ियाघर है उसमें 14 गैंडे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों ये हो जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो वो बिहार में है। और ध्यान रखिएगा, वहां पे केवल एक गैंडा है। और जो पटना चिड़ियाघर है, जो कि वहां पे उनके कैपिटल में है, वहां पे 14 गैंडे हैं। तो उनका संरक्षण करना एक उल्लेखनीय प्रयास है, ऊपर से उनकी संख्या का बढ़ाना भी ये उद्देश्य है। ठीक है। यहाँ पे बात करें तो गेंडा संरक्षण योजना के दोबारा शुरू होने के बाद वीटीआर में गैंडों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है। राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों में से एक के रूप में वीटीआर को चुना गया है, जहां के अन्य अभ्यारण्य से गैंडे लेकर के रखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है दोस्तों, वहां पे क्या किया जाएगा कि अन्य जो अभ्यारण्य है, देश के जो अन्य अभ्यारण्य है, खासकर अगर आप मुझे बताइए कि राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, आप मुझे ये बताइए। ठीक है। जो यहाँ पे जो वन हार्न और राइनो है वो किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, और कौन सा वो अभ्यारण्य है जो इसके लिए जाना जाता है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देश के अन्य अभ्यारण्य में जहाँ पे राइनो पाए जाते हैं वहां से उनको लाया जाएगा, और यहाँ पे जो है उनको संरक्षित किया जाएगा और उनके संख्या में बढ़ोतरी किया जाएगा। ये सरकार का प्रयास है। ठीक है। तो यहाँ पे बिहार जो है उसने राइनो टास्क फोर्स, ठीक है, राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। क्या करना? गैंडों के संरक्षण और उनके संख्या को बढ़ोतरी के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ट्रोकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इराक बना है। ठीक है, 18वां देश जो है वो इराक बना है ट्राइकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने आधिकारिक रूप से इराक को ट्राइकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 18वां देश बन गया है जिसने ट्राइकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट किया है। किसके अधिकार, किसने ये चीज जो है मान्यता दी है? डब्ल्यूएचओ ने दिया है। किस देश को दिया है? इराक को दिया है। इस सफलता से इराक को डब्ल्यूएचओ के पूर्वी मध्यान्ह प्रदेश के 5वें राष्ट्र के रूप में, ध्यान रखिएगा, गिना गया है। अगर हम बात करें इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने इराक को ग्लोबल स्तर पर, ठीक है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को नष्ट करने वाले 50वें देश के रूप में समान मील के पत्थर साबित करने के लक्ष्य
की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। ठीक है, जैसा कि 2021 से 2030 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनडीटी यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज रोड मैप की उल्लेखित किया गया है। इस रोड मैप का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन प्रयासों के माध्यम से 20 विभिन्न बीमारियों और रोग समूहों को संबोधित करना है और उनका मुकाबला करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो रोड मैप तैयार किया गया 2021 से लेकर के 2030 तक, उसका उद्देश्य क्या है? एक तो जो रोग है उनका रोकथाम करना, उनका नियंत्रण करना, और अगर जहाँ पे वो रोग उपस्थित है उनका जड़ से उनका उन्मूलन कर देना या फिर उन्मूलन का प्रयास करना। इसमें कौन कौन से लगभग 20 विभिन्न बीमारियां हैं, उन बीमारियों को समाप्त करना, इस रोड मैप को तैयार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि यहाँ पे इराक को जो है अभी हाल ही में, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में इराक को यहाँ पे जो है 18वां देश साबित किया, मान्यता मिली है, किससे? ट्राइकोमा को नष्ट करने के लिए WHO के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिया है? तो यहाँ पे विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, भारत ने दिया है। किस देश को दिया है? ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है या फिर श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर इस श्रीलंका है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं, माफ करिएगा। तो अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितने लाख रुपए का, कितने करोड़ रुपए का? तो 45 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। श्रीलंका ने भारत के उच्चायुक्त गोपाल बांगले ने प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कनक हेरात को राष्ट्रपति सचिवालय में इसका जो है चेक सौंपा है। ठीक है, इससे श्रीलंका के डिजिटल कार्यक्रम में सफल कार्यान्वयन में काफी सहयोग मिलने की संभावना है। ठीक है, और इसके बारे में और देखा जाए तो जो श्रीलंका के विशिष्ट पहचान परियोजना का उद्देश्य क्या है? देश के प्रशासनिक ढांचे को रूपांतरित कर नागरिकों के लिए बेहतर सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो देश का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको रूपांतरित कर नागरिकों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराना, यही इस विशिष्ट पहचान परियोजना का उद्देश्य है। और इसी विशिष्ट पहचान जो है विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए भारत ने 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया, किसको? श्रीलंका को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने हैदराबाद में 5G टेस्ट बेड के लिए, ठीक है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे, और साथ ही साथ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस IIT संस्थान ने हैदराबाद में 5G टेस्ट बेड के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं, IIT दिल्ली है, IIT मद्रास, मुंबई है, मद्रास है, रुड़की है। और हम इसके करेक्ट आंसर पे चले तो IIT, ठीक है, मद्रास जो है, वहाँ IIT मद्रास और भारतीय रेलवे में एक समझौता जो है हस्ताक्षर हुआ समझौता ज्ञापन पे, किसके लिए? हैदराबाद में 5G टेस्ट बेड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें, रेलवे मंत्रालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे भारतीय रेलवे के लिए भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। तो भारतीय रेलवे के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी। इसके लिए किन संस्थानों ने आपस में समझौता हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय रेलवे ने और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने। ये जो टेस्ट बेड होगा दोस्तों, ये हैदराबाद में जो सिकंदराबाद है उसमें इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल, ठीक है, इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये आपने देखा। और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे के लिए 5G यूज केस के टेस्टिंग और विकास को समर्पित करना होगा। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की हुन मेटे किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो है हुन मेनेट जो है किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया या फिर लाओस है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, ये साउथ ईस्ट एशिया नेशन है जिसका नाम है कंबोडिया। कंबोडिया ने देखा जाए हुन मेनेट को जो है प्रधानमंत्री, ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये है हुन मेनेट जो कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो कंबोडिया नरेश यानी कि जो कंबोडिया के जो राजा हैं जिनका नाम है ठीक है, नोरोडोम, ठीक है, नोरोडोम सिहामोनी ने जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है हुन सेन, उन्हीं की ये पुत्र है हुन मेनेट।
ठीक है, उनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, तो जो कंबोडिया के नरेश कौन है, आपको ये भी जानना जरूरी है। तो नोरोडोम सिहामोनी ये कंबोडिया के राजा है, और इन्होंने जो वहाँ के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है हुन सेन, उनके पुत्र हुन मेनेट को वहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कहाँ का? कंबोडिया का। कंबोडिया नरेश नोरोडोम सिहामोनी द्वारा एक शाही फरमान जारी किया। उसमें बताया गया कि संसद के 7वें जनादेश के, ठीक है, जो जनादेश के लिए 15वें हुन मेनेट को कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ इनको देखिए बहुमत भी अपना साबित करना होगा दोस्तों। यहाँ पे हम बात, तो यहाँ पे जो देश का अगले प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए दोस्तों, इनको जो है होने के बाद हुन मेनेट और इनके जो मंत्रिमंडल है उनको पद ग्रहण करने के लिए संसद में जो 22 अगस्त को क्या होगा? विश्वास मत जीतना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंबोडिया के दोस्तों नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हुन मेनेट बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की, न्यायमूर्ति सुशासित तालपात्रा किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो सुभाषिस तालपात्रा जो है ये किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, केरल है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उड़ीसा के जो है नए, जो उड़ीसा जो उच्च न्यायालय है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश नए बने हैं सुभाषिस तालपात्रा। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों। तो न्यायमूर्ति सुभाषिस तालपात्रा जो है ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये शपथ इन्होंने ग्रहण किया है। तो ध्यान रखिएगा ये 33वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उड़ीसा के। क्या नाम है? सुभाषिस तालपात्रा। ठीक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनको शपथ ग्रहण देके जो न्यायमूर्ति होते हैं, राज्यों के न्यायमूर्ति, उनको राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। तो प्रोफेसर गणेशी लाल जो कि उड़ीसा के राज्यपाल है, उनके द्वारा जो है उनको शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति तालपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश के रूप में वो कार्य कर रहे थे। इसके बाद देखा जाए तो जो कोलिजियम सिस्टम है उनके माध्यम से जो है इनको उड़ीसा के ही जो है उच्च न्यायालय में इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसके स्थान पे जो है ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये देखा जाए डॉक्टर एस मुरलीधर की जगह पे ये मुख्य न्यायाधीश जो है ये बनाए गए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने पिछले महीने न्यायमूर्ति तालपात्रा का नाम इस जो है पद के लिए अनुमोदित किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोलिजियम माध्यम से जो है कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से इनके नाम को प्रस्तावित किया गया था फिर यहाँ पे, और ये उड़ीसा ही उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश थे। उसके बाद ये मुख्य न्यायाधीश बन गए। कौन दोस्तों? तो सुभाषिस तालपात्रा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 9 अगस्त को। ठीक है, तो अगर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 अगस्त। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, माफ करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाता है? 9 अगस्त को मनाता है। और ये दुनिया के स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त को क्या मनाते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। और इन्हीं लोगों के द्वारा जो स्वदेशी आबादी के जो अधिकार हैं उनको बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की बात है दोस्तों, इसको जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। और यह कार्यक्रम उन उपलब्धियों और योगदान को भी पहचानता है जो स्वदेशी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दे को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इस बार की अगर हम थीम देखें, क्या था इस वर्ष की थीम? तो इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये इस वर्ष की थीम थी। तो दोस्तों हम लोगों ने दिवस में क्या देखा कि अभी हाल ही में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर कर्नाटक। देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहा करिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऐसी है केरल। ठीक है, केरल में जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो केरल राज्य पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है
और राज्य में जो प्रवासी मजदूर, जो प्रवासी श्रमिक होते हैं दोस्तों, उनके लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली शुरू किया है। तो जो भी प्रवास करके, प्रवासी यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाते हैं किसी भी कारणवश, या फिर वो रोजगार के लिए या फिर किसी भी कारणवश शिक्षा के लिए, तो उनको प्रवासी कहा जाता है। तो इन प्रवासी जो लोग हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रवासी श्रमिकों के लिए विशिष्ट पहचान प्रणाली शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रवासी श्रमिकों द्वारा बच्चों के खिलाफ किए गए कथित यौन अपराधों के जवाब में सरकार ने अतिथि पोर्टल शुरू किया है। तो यहाँ पे ठीक है, इतना ही नहीं, अतिथि जो प्रवासी श्रमिक जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो खिलाफ जो कथित यौन अपराध होते हैं, उनके लिए भी सरकार ने जो है इसी के लिए जो अतिथि पोर्टल की शुरुआत की है। ये जो इस उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? अतिथि श्रमिकों के पंजीकरण को सुनिश्चित करना। जब वो रजिस्टर्ड होंगे दोस्तों, तो जो सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जो लागू किया जाता है, जो चलाया जाता है, लॉन्च किया जाता है, वो भी उन तक पहुंच सकेगा। तो यानी कि एक तरीके से पंजीकरण की सुविधा करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, यही दोस्तों उद्देश्य है किसका दोस्तों? इस अतिथि पोर्टल का, जिसकी शुरुआत की गई है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है इसका आयोजन कर रही है। तो 31वां मालाबार युद्ध जो है दोस्तों, ये जो युद्ध अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 11 तारीख से शुरू होगा, यानी कि कल से इसकी शुरुआत होगी और ये 31 अगस्त तक जो है इस 31वें मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। यहाँ पे मालाबार जो युद्ध है, इसमें कौन कौन से राज्य जो हैं वो अभ्यास में भाग लेंगे? तो एक तरीके से भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड समूह है, ध्यान रखिएगा, जो क्वाड नेशन है, उन्हीं का ये एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, मालाबार अभ्यास, जिसका 31वां जो है संस्करण शुरू होने वाला है सिडनी में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। आइए मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये क्वाड समूह, क्वाड यानी कि 4 देशों का समूह है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन्हीं 4 देशों के बीच में एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, मालाबार जो है ये एक नौसैनिक अभ्यास है और इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लें तो ये भारत, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसमें भारत और जो अमेरिका की नौसेना यानी कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका की नौसेना है, उनके बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया था। लेकिन आगे चल करके 2007 में, ठीक है, पहली बार जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें भाग लिया। इसके बाद ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये अभ्यास का आयोजन किया जाता है। क्वाड देशों के अन्य अभ्यास, ध्यान रखिएगा, भारत और अन्य जो क्वाड देश यानी कि भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा अभ्यास होता है, भारत का जो है देखा जाए तो जापान के साथ कौन सा अभ्यास होता है, भारत का जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो साथ अभ्यास होता है, उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत और जापान के बीच। तो जिममैक्स होता है जो कि नौसेना अभ्यास है, ठीक है, शेन्यो मैत्री होता है जो कि वायुसेना अभ्यास है, और धर्म गार्जियन जो कि होता है जो है सैन्य अभ्यास है। ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। वही बात करें दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है, तो सबसे पहले युद्ध अभ्यास है जो कि एक सैन्य अभ्यास है। दूसरा वज्र प्रहार है जो कि ये भी सैन्य अभ्यास है। ठीक है, स्पिंटिंग कोबरा, संगम, लाल झंडा, कोप इंडिया, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में होने वाले युद्ध अभ्यास है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑसेंडिक्स, ठीक है, ऑसेंडिक्स है जो कि समुद्री युद्ध अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया हिंद है जो कि ऑस्ट्रो हिंद है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और पिच ब्लैक, ये ध्यान रखिएगा, बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें भारत के अलावा और भी देश जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात किया मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि देश का पहला जो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम, देखिए, निराक्षी है। ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देश का पहला जो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, उसका नाम निराक्षी है। उसका निर्माण देखिए कहाँ पे किया गया, तो कोलकाता में स्थित है, देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, इसने जो है इसका निर्माण किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जो है वो कोलकाता स्थित है और इसी के द्वारा जो है देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का जो है निर्माण किया गया है, जिसका नाम है निराक्षी। इसे पानी के अंदर खुद को चलने वाले रोबोटिक पनडुब्बी भी कहा जाता है, किसे? निराक्षी को।
अगर हम बात करें जो गॉर्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग है, इसके अनुसार देखा जाए ये पूरी तरह से जो स्वदेशी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है और ये बंगाल की खाड़ी में उतारा गया है। ठीक है, वे ऑफ बंगाल में इसे उतारा गया है और ये समुद्री आक्रमण पर नजर रखेगा और इसका उपयोग क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी किया जा सकेगा इसका। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि देश का पहला जो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है उसका नाम क्या, निराक्षी, किसके द्वारा इसको बनाया गया, तो ठीक है, गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। किसने जीता है, तो प्रार्थना थॉम्बेरा ने। हाल ही में देखा जाए नया CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे किया गया, संजय कुमार अग्रवाल को किया गया है। विश्व हथकरघा दिवस जो कि 7 अगस्त को मनाया गया, इस हथकरघा दिवस समारोह आयोजित किया गया, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में आकाशवाणी ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया, कहाँ किया, नई दिल्ली में किया। टेस्ला ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है, किसे किया है, तो वैभव तनेजा को किया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर कर दीजिएगा और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना जो है शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।